Hello everyone, I welcome you all to learn the subject dam engineering. Today we are going to discuss the topic spillway. जब भी हम डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसे एक प्रॉपर डिज़ाइन कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि हर बार डैम में कलेक्ट होने वाला वाटर का वॉल्यूम उसके डिज़ाइन कैपेसिटी जितना ही हो या उससे कम हो। कई बार जब फ्लड आता है तो डिज़ाइन कैपेसिटी से ज़्यादा पानी डैम बॉडी में कलेक्ट हो जाता है। एक एक्सेस वाटर जो है ये डैम रिजर्वायर से बाहर निकालने के लिए डैम बॉडी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पिलवे। स्पिलवे इज एन ओवरफ्लो पोर्शन ऑफ द डैम और विच द एक्सेस और सरचार्ज वाटर इज डिस्चार्ज फ्रॉम द रिजर्वायर टू द डाउनस्ट्रीम साइड। तो ये जो स्पिलवे है, ये स्पिलवे का डिज़ाइन अगर प्रॉपर नहीं प्रोवाइड किया जाता है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे डैम केवल इम्प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ स्पिलवे के कारण फेल हो चुके हैं। स्पिलवे का डिज़ाइन बहुत अप्रोप्रिएट, बहुत ही अच्छे तरीके से करना ज़रूरी है। आगे हम लोग देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ स्पिलवे। बेसिकली spillway is classified on the basis of its utility and on the basis of provision of gate. On the basis of utility, spillway is classified as main spillway or the emergency spillway. Emergency spillway is also called as subsidiary spillway. Emergency spillway जो है वो केवल अर्दन डैम और रॉकफिल डैम में ही प्रोवाइड किया जाता है। अब मेन स्पिलवे और इमरजेंसी स्पिलवे में डिफरेंस क्या है? इन जनरल जब भी हम डैम को विजिट करते हैं और जहाँ से हमें पानी बाहर निकलते हुए दिखता है उसे हम कहते हैं मेन स्पिलवे। हर बार जब भी आप रेनी सीजन में डैम को विजिट करते हो तो आप जो स्पिलवे देखते हो जहाँ से पानी एक्सेस वाटर बाहर निकलता रहता है उसे हम मेन स्पिलवे कहते हैं। इन जनरल जितना डिज़ाइन कैपेसिटी के लिए स्पिलवे डिज़ाइन किया गया है या फिर जितना एक्सपेक्टेड फ्लड है, डैम में आने वाला एक्सपेक्टेड फ्लड है, उतना फ्लड वाटर डैम से बाहर निकालने के लिए स्पिलवे को डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन अभी हो सकता है डिज़ाइन कैपेसिटी मेन स्पिलवे के डिज़ाइन कैपेसिटी से भी ज़्यादा फ्लड वाटर डैम रिजर्वायर में आ जाए। ये जो एक्सेस वाटर है जो मेन स्पिलवे डैम से बाहर नहीं निकाल सकता, उसके लिए एक एडिशनल स्पिलवे प्रोवाइड किया जाता है जो कई सालों में एक या दो ही बार यूज़ किया जाता है। उस एडिशनल स्पिलवे को हम कहते हैं सब्सिडरी स्पिलवे। देन सेकेंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द प्रोविजन ऑफ गेट। अगर स्पिलवे क्रेस्ट के ऊपर, स्पिलवे क्रेस्ट मतलब स्पिलवे के टॉप के ऊपर अगर हम गेट प्रोवाइड करते हैं तो उसे कहा जाता है गेटेड स्पिलवे और कंट्रोल्ड स्पिलवे। और इनकेस स्पिलवे क्रेस्ट के ऊपर हम लोग गेट नहीं प्रोवाइड करते तो उसे कहा जाता है नॉन गेटेड स्पिलवे और अनकंट्रोल्ड स्पिलवे। अब गेट स्पिलवे के ऊपर क्यों प्रोवाइड किया जाता है? मेन स्पिलवे का जो हाइट है वो डैम बॉडी से कम रखा जाता है, मतलब जो भी मेन डैम बॉडी की हाइट है उससे स्पिलवे क्रेस्ट की एलिवेशन लेवल नीचे होती है, कम होती है। उसके कारण जितनी डैम की एक्चुअल हाइट है वहाँ तक पानी को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन जब वाटर का फ्लो, रिवर में आने वाले वाटर का फ्लो बहुत कम है, उस टाइम पे अगर हमने क्रेस्ट के ऊपर हाइट बढ़ा दी, क्रेस्ट के ऊपर और कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया, तो डैम की हाइट, डैम की वाटर स्टोरेज की हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और जैसे हाइट ऑफ वाटर स्टोरेज बढ़ेगी डैम का वॉल्यूम भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए हम लोग स्पिलवे क्रेस्ट के ऊपर गेट प्रोवाइड करते हैं। जब काफ़ी ज़्यादा फ्लड होता है, एक्सेस वाटर काफ़ी स्पीड से आता है, उस टाइम पे एक्सेस वाटर को हम रिलीज़ कर देते हैं। और जब रिवर में आने वाले वाटर का फ्लो कम हो जाता है, वेलोसिटी कम हो जाती है, उस टाइम पे हम लोग गेट अगर बंद कर देते हैं तो रिजर्वायर की कैपेसिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसीलिए स्पिलवे क्रेस्ट के ऊपर जनरली गेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। Let us see main types of spillway. There are several types of spillway. First one is free overfall or straight drop spillway. Second one is
ogee or overflow spillway. Third one is side channel spillway. Fourth one is open channel or trough spillway. Next one is conduit or tunnel spillway. Next is drop inlet or shaft or morning glory spillway. And last one is siphon spillway. So let us understand all these types one by one. So first one is straight drop spillway. Now in case of straight drop spillway, the downstream face of the spillway is kept vertical or slightly inclined. और इस स्पिलवे को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वॉट एवर वाटर फ्लोइंग ओवर द डैम बॉडी और स्पिलवे गेट थ्रोन अवे फ्रॉम द डाउनस्ट्रीम फेस. मतलब स्पिलवे के ऊपर से बहने वाला पानी स्पिलवे के डाउनस्ट्रीम फेस से कहीं भी कांटेक्ट में नहीं आता. डाउनस्ट्रीम फेस ऑफ स्पिलवे और वाटर नैपी के बीच में प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, एयर होती है. ओके. और अगर पानी को और ज़्यादा दूर फेंकना है, दूर लेके जाना है, तो उस केस में डाउनस्ट्रीम एंड में एक एडिशनल नॉच प्रोवाइड किया जाता है, जो आप इस फिगर में देख सकते हैं. यह एडिशनल नॉच प्रोवाइड करने के कारण और पानी को हम लोग डैम बॉडी से दूर फेंक सकते हैं. अब ये दूर क्यों फेंकना चाहिए पानी को? क्योंकि अगर ये ओवरफ्लो होने वाला वाटर स्पिलवे के पास ही गिरता है तो आजू बाजू में जो भी सॉइल है उसको वो इरोड कर सकता है. सो इरोजन अगर हो जाता है तो स्पिलवे के नीचे जो भी फाउंडेशन है उसका भी इरोजन हो सकता है और फाउंडेशन वीक होने के कारण मे बी स्पिलवे फेल हो सकता है. स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे जो है वो स्मॉल हाइट डैम में जनरली प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि वियर्स, जो छोटे रिवर के अक्रॉस हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, वहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे जनरली प्रोवाइड किए जाते हैं. स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे बड़े लार्ज साइज के डैम में प्रोवाइड नहीं किए जा सकते, क्योंकि अगर डैम की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, इतने ऊपर से अगर पानी को हम डायरेक्टली डिस्चार्ज करते हैं तो स्कोरिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. और डैम बॉडी में अगर वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाए तो स्पिलवे में भी फेल भी हो सकता है. समटाइम्स इरोजन रोकने के लिए वी प्रोवाइड द हॉरिजॉन्टल एप्रॉन अप टू सर्टन लेंथ ऑफ द वाटर और अप टू सर्टन लेंथ, जिसको हम स्टीलिंग बेसिन भी कह सकते हैं. The next is ogee spillway, or it is also called as S-shape spillway. स्पिलवे का शेप जो है, प्रोफाइल जो है, ये इंग्लिश लेटर एस को अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो लगभग उसी जैसा दिखता है, इसीलिए इसको एस शेप स्पिलवे भी कहा जाता है. ये टाइप के स्पिलवे काफ़ी ज़्यादा जगह पे, काफ़ी ज़्यादा डैम में यूज़ किए जाते हैं. इस स्पिलवे का डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि जो भी पानी डैम क्रेस्ट के ऊपर से फ्लो होगा वो स्पिलवे डाउनस्ट्रीम फेस ऑफ स्पिलवे के ऊपर इजीली स्लाइड हो जाए. सो वाटर नैपी और डाउनस्ट्रीम फेस ऑफ स्पिलवे इसके बीच में कंटिन्यूअस कांटेक्ट रहता है, कहीं भी एयर नहीं रहती. अगर इन केस वाटर फ्लो होते वक्त कहीं पे अगर वाटर नैपी और डाउनस्ट्रीम फेस के बीच में सेपरेशन हो जाता है तो वहाँ निगेटिव प्रेशर जनरेट हो सकता है, और निगेटिव प्रेशर जनरेट होने के कारण मे बी वाइब्रेशन जनरेट हो सकते हैं और स्पिलवे की स्टेबिलिटी के हिसाब से वो काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं. इसीलिए प्रोफाइल को काफ़ी अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Next is side channel spillway. Now side channel spillway is slight modification in the ogee shape spillway. ogee shape spillway जो हमने अभी देखा, उसके ऊपर जब भी पानी फ्लो होता है तो फ्लो होने के बाद आगे जो पानी डाउनस्ट्रीम रिवर साइड में फ्लो होगा उसका डायरेक्शन और स्पिलवे लेंथ जो है या फिर डैम की जो बॉडी है उसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रहता है. लेकिन इन केस ऑफ साइड चैनल स्पिलवे, वाटर जो स्पिलवे के ऊपर से फ्लो होता है, स्पिलवे के ऊपर से जो वाटर फ्लो होता है उसके बाद वाटर जब रिवर बेसिन की तरफ ट्रैवल होता है तो चैनल में से फ्लो होने वाला जो वाटर है उसकी डायरेक्शन और वो स्पिलवे के ऊपर से फ्लो होने वाले वाटर की डायरेक्शन एग्जैक्टली एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है.
सो मॉडिफिकेशन क्या किया गया है, सो ओगी शेप स्पिलवे से जो पानी क्रेस्ट के ऊपर से ओवरफ्लो होगा उसे कलेक्ट करने के लिए एक चैनल प्रॉपर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये चैनल कोई भी आम कैनॉल जैसा आपको दिखाई दे सकता है। सो जो भी वाटर ये स्पिलवे के ऊपर से ओवरफ्लो होगा उसे एक चैनल में कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करने के बाद उसे मेन रिवर फ्लो में फिर से छोड़ दिया जाता है। अब ये टाइप के स्पिलवे हम कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं? अब हो सकता है कि जहाँ हम डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वहाँ पे स्पिलवे कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रॉपर फाउंडेशन अवेलेबल ना हो। मतलब अगर हम अर्दन डैम बना रहे हैं जिसको वीक फाउंडेशन पे भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, लेकिन स्पिलवे ये कंक्रीट का पोर्शन है, मासिव कंक्रीट का पोर्शन है, तो उसके लिए हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लगेगा और वो अगर मेन रिवर बेसिन में अवेलेबल ना हो तो हमें स्पिलवे कहीं और लोकेशन पे कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है ना। सो ऐसी केस में हम लोग साइड चैनल स्पिलवे प्रीफर करते हैं। इस फिगर में भी हम लोग समझ सकते हैं। सो मेन डैम बॉडी जो है, यहाँ पे आप मेन डैम बॉडी देख रहे हो जहाँ से रिवर का मेन फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे शायद फाउंडेशन प्रॉपर अवेलेबल ना हो, इसके वजह से स्पिलवे जो है इस पर्टिकुलर केस में इस लोकेशन पे प्रोवाइड किया गया और स्पिलवे के ऊपर जो भी पानी ओवरफ्लो हो रहा है उसको कलेक्ट करने के लिए एक चैनल प्रोवाइड किया गया। उस चैनल के थ्रू अगेन मेन रिवर का जो फ्लो है उसमें वाटर को रिलीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज ओपन चैनल स्पिलवे, ट्रफ स्पिलवे, और it is also called as chute spillway. Now open channel spillways are again constructed at the place where spillway cannot be constructed in the main river flow. इन्हें भी ऐसे जगह पे प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे मेन रिवर फ्लो के अगेंस्ट जहाँ हमने डैम कंस्ट्रक्ट किया है वहाँ प्रॉपर स्पेस अगर अवेलेबल ना हो, प्रॉपर फाउंडेशन अगर अवेलेबल ना हो, तो उस केस में हम लोग ओपन चैनल स्पिलवे प्रोवाइड करते हैं। तो ओपन चैनल स्पिलवे में अगेन मेन स्पिलवे की जो प्रोफाइल है वो ओगी शेप स्पिलवे जैसे ही होती है, बस इसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए दोनों एजेस पे, स्पिलवे के दोनों एजेस पे हम लोग वर्टिकल वॉल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। और अगर इस स्ट्रक्चर को हम प्लान में देखते हैं तो मुझे हमें हमें सॉरी एक क्रॉस सेक्शन में देखते हैं तो उसे वो एक रेक्टेंगुलर चैनल जैसा दिखता है। ओके, सो इसीलिए इसे ओपन चैनल स्पिलवे या फिर ओपन ट्रफ स्पिलवे भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट इज शाफ्ट स्पिलवे और conduit spillway. Now shaft spillway or conduit spillway generally consist of two main parts. One is vertical conduit and another one is horizontal conduit. So vertical conduit का जो एंड होता है वहाँ पर उसे हम इनलेट कहते हैं और इनलेट का जो सेक्शन है उसे फनेल शेप जैसा एनलार्ज किया जाता है। और हॉरिजॉन्टल पाइप या फिर हॉरिजॉन्टल कंडुइट जो है वो आउटलेट प्रोवाइड करता है ना। सो इनलेट पोर्शन जो है वो मैक्सिमम वाटर लेवल पर उसको प्रोवाइड किया जाता है। जब भी डैम बॉडी में वाटर लेवल मैक्सिमम वाटर रिजर्वायर लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो एक्सेस वाटर इस पर्टिकुलर इनलेट में जो भी एक्सेस वाटर है वो इनलेट थ्रू शाफ्ट में एंटर होता है और उसके बाद हॉरिजॉन्टल पाइप थ्रू वो आउटलेट से बाहर निकल जाता है ना। देन नेक्स्ट इज you can see the shaft spillway here है ना। ये ड्राई कंडीशन में आप देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर हमारा वर्टिकल पोर्शन है जिसका इनलेट जो है उसको फनेल जैसा शेप प्रॉपर दिया है, उसको इनलार्ज किया गया है। और ये कंडुइट जो है ये कंक्रीट आरसीसी के बने हुए होते हैं। ओके, और जब भी रिजर्वायर का वाटर लेवल बढ़ जाता है तो वाटर जो है ये स्पिलवे के अंदर एंटर होता है और फाइनली डैम के बाहर हॉरिजॉन्टल कंडुइट थ्रू डैम के बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट इज साइफन स्पिलवे। ओके, सो साइफन स्पिलवे अगेन दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सैडल साइफन स्पिलवे एंड अनदर वन इज वॉल्यूट साइफन स्पिलवे। नो सैडल साइफन स्पिलवे
अगेन दो टाइप्स के होते हैं, वन इज हुडेड टाइप, अनदर वन इज टिल्टेड आउटलेट टाइप साइफन स्पिलवे। जो साइफन स्पिलवे है वो साइफोनिक एक्शन पे वर्क करते हैं। अब ये साइफोनिक एक्शन क्या होता है? शायद आपने कभी टू व्हीलर के टंकी से पेट्रोल निकाला होगा। सो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, उसका वो ट्यूब का एक एंड जो है वो पेट्रोल में या फिर कोई भी लिक्विड में हम लोग इंसर्ट कर देते हैं, और दूसरा जो एंड है उसमें से हम लोग एयर सक कर लेते हैं ना। जब हम ये पूरा का पूरा एयर सक कर लेते हैं तो वाटर का कंटिन्यूअस या फिर वो पेट्रोल जो है उसका कंटिन्यूअस मूवमेंट शुरू हो जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं साइफोनिक एक्शन, कि जिसके अंदर उस साइफोनिक एक्शन की वजह से वाटर जो है अगेंस्ट ग्रेविटी, वाटर या फिर पेट्रोल अगेंस्ट ग्रेविटी फ्लो होना शुरू हो जाता है। सो सेम कंसेप्ट जो है वो साइफन स्पिलवे में अडॉप्ट किया गया है। ऐसा देखा गया है कि ओगी शेप स्पिलवे में जो प्रोफाइल के लिए हम लोग स्लोप देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लगता है, उस वजह से जगह भी ज़्यादा लगती है। सो ये जो लगने वाली स्पेस है, लैंड है, उसको कम करने के लिए साइफन स्पिलवे डिज़ाइन किए गए हैं। अब साइफन स्पिलवे में पहला जो साइफन स्पिलवे उससे पहले देखते हैं, वो है हुडेड टाइप। नाउ इन केस ऑफ हुडेड टाइप साइफन स्पिलवे वी प्रोवाइड द आउटर केसिंग ऑफ आरसीसी मटेरियल ना। उस आउटर केसिंग को ही हम बोलते हैं हुड। ओके, सो देर आर टू हुड्स, वन इज मेन हुड एंड अनदर वन इज डी प्राइमर हुड। जो मेन हुड होता है वो इनलेट या फिर अपस्ट्रीम साइड से लेके तो डाउनस्ट्रीम साइड तक कंटिन्यूसली प्रोवाइड किया जाता है, और डाउनस्ट्रीम साइड का जो एंड है वो हमेशा टेल वाटर में इमर्स रहता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना। और जो अपस्ट्रीम साइड का एंड है मेन हुड का, वो मैक्सिमम वाटर लेवल से थोड़ा नीचे प्रोवाइड किया रहता है, ताकि जब वाटर लेवल इंक्रीज हो तो सबसे पहले जो इनलेट है मेन हुड का वो सबमर्ज हो जाए। देन जो आउटर हुड है या फिर जिसको हम डी प्राइमर हुड बोलते हैं, वो डी प्राइमर हुड जो है उसका इनलेट ये मैक्सिमम वाटर लेवल पे रखा जाता है, और डी प्राइमर हुड और जो मेन हुड है ये दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए एक छोटा सा एयर वेंट प्रोवाइड किया रहता है, जो एग्जैक्टली क्रेस्ट के ऊपर प्रोवाइड किया रहता है। वो एयर वेंट को हम थ्रोट भी बोल सकते हैं। सो जब वाटर लेवल अपस्ट्रीम साइड में इंक्रीज होने लगता है तो एक लेवल ऐसा आता है कि डी प्राइमर हुड का जो ओपनिंग है वहाँ तक वाटर लेवल रीच होने के बाद एयर की एंट्री हुड के अंदर होना टोटली बंद हो जाती है। उसके बाद वाटर जो है ये क्रेस्ट के ऊपर से फ्लो होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वाटर क्रेस्ट के ऊपर से फ्लो होना शुरू हो जाता है तो जो भी एयर ये पर्टिकुलर स्पेस में बची हुई है हुड और मेन स्पिलवे के बीच में बची है वो वाटर के साथ सक हो जाती है, और साइफोनिक एक्शन अपना रोल प्ले करना शुरू कर देती है, और वाटर को अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ इजीली मूव करना शुरू कर देती है। ओके, अब ये जो इनलेट है मेन हुड का वो पानी के अंदर इमर्स होने के कारण फ्लोटिंग बॉडीज हुड के अंदर भी जाना पॉसिबल नहीं होता। सो इसके लिए भी इनलेट हुडेड टाइप या फिर मेन हुड जो है उसका इनलेट हमेशा मैक्सिमम वाटर लेवल से थोड़ा लोअर एलिवेशन पे प्रोवाइड किया रहता है। देन सेकेंड वन इज टिल्टेड आउटलेट टाइप। नाउ इन केस ऑफ टिल्टेड आउटलेट टाइप the spillway arrangement is provided inside the dam body. अगेन हमें ये ध्यान में रखना है कि टिल्टेड हुडेड टाइप स्पिलवे जो है, साइफन स्पिलवे जो है, वो सिर्फ ग्रेविटी डैम में ही प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अगेन आप अगर शेप देखते हैं पाइप का तो इस टाइप का कुछ कंडुइट डैम बॉडी में प्रोवाइड किया गया है। इनलेट जो है वो अगेन मैक्सिमम वाटर लेवल से नीचे प्रोवाइड किया गया है। ओके, और मैक्सिमम वाटर लेवल के पास ही एक छोटा सा एयर वेंट उसी कंडुइट में प्रोवाइड किया गया है। सो जब वाटर लेवल डैम में इंक्रीज होता है और एयर वेंट तक पहुंच जाता है तो कंडुइट के अंदर एयर की एंट्री टोटली बंद हो जाती है। उसके बाद
पॉइंट ए से मतलब इनलेट से वाटर एंटर होना शुरू हो जाता है और वाटर कंडुइट में से फ्लो होना शुरू होता है। जैसे ही वाटर का फ्लो कंटिन्यूस शुरू हो जाता है उसके बाद बची हुई जो भी एयर है ये कंडुइट के अंदर की वो भी पानी के साथ बाहर निकल जाती है और साइफोनिक एक्शन की वजह से वाटर स्मूथली डैम बॉडी के बाहर निकलना शुरू रहता है। Now next is volute siphon spillway. This volute siphon spillway is slight modification in the shaft spillway. Okay, volute siphon spillway is designed by the Indian scientist named as Mr. Ganesh Iyer. अब इसमें नया क्या किया गया है? अगर हमने शाफ्ट स्पिलवे देखा है तो शाफ्ट स्पिलवे में ओके यस इन केस ऑफ शाफ्ट स्पिलवे यहाँ पे कोई भी डोम वगैरह प्रोवाइड किया नहीं है तो उसके वजह से मे बी शाफ्ट स्पिलवे के अंदर फ्लोटिंग बॉडीज जो है वो एंटर हो सकती है। सेकेंड पॉइंट, जब भी वाटर फ्लो होता है तो वो स्ट्रेट डायरेक्शन में फ्लो होता है। सो स्ट्रेट डायरेक्शन में फ्लो होने के कारण जो हॉरिजॉन्टल पाइप का वर्टिकल पाइप के साथ कनेक्शन है, बेंड है, वहाँ पे डायरेक्टली वाटर का इम्पैक्ट हो सकता है और जिसके वजह से मे बी डैम बॉडी में वाइब्रेशन जनरेट होके कुछ फेल्यूअर भी आ सकते हैं। सो इसी वजह से वॉल्यूट साइफन स्पिलवे में सर्टन मॉडिफिकेशन किए गए हैं। सो शाफ्ट स्पिलवे में सर्टन मॉडिफिकेशन किए गए और साइफोनिक एक्शन भी इसमें ऐड की गई है। सो साइफोनिक एक्शन प्रोवाइड करने के लिए वॉल्यूट साइफन स्पिलवे का जो इनलेट है उसके ऊपर अगेन 2 डोम प्रोवाइड किए गए हैं। दिस इज कॉल्ड एज मेन डोम एंड these are the D primer dome. Okay. इसमें और एक एडिशन मिस्टर एरिया ने किया है, जो इनलेट पोर्शन है उस इनलेट पोर्शन पे नंबर ऑफ ब्लेड जैसे वॉल्यूट्स प्रोवाइड किए गए। जैसे कि हम लोग सेंट्रिफ्यूगल पंप में नंबर ऑफ ब्लेड्स देखते हैं, उसी टाइप के उसी शेप के कुछ वॉल्यूट्स ये इनलेट पोर्शन पे मिस्टर गणेश अय्यर ने प्रोवाइड किए हैं। और ये प्रोविज़न करने के कारण क्या हो जाएगा, जब भी वाटर इस पर्टिकुलर स्पिलवे के अंदर एंटर करता है तो वो एक स्पाइरल डायरेक्शन में मूव होगा। वाटर यहाँ पे एंटर होने के बाद जब वो नीचे जाएगा या फिर आउटलेट की तरफ जाएगा तो स्पाइरल डायरेक्शन में मूव होते रहेगा। सो इसका मतलब जो भी वाटर स्पील होगा वो डायरेक्टली बेंड पे स्ट्राइक ना होते हुए वो पाइप को सर्कुलर डायरेक्शन में रोटेट होते कंडुइट में सर्कुलर डायरेक्शन में रोटेट होते हुए आएगा और उसके वजह से बेंड के ऊपर जो भी इम्पैक्ट होने वाला है वो अवॉइड हो जाएगा। अगेन साइफोनिक एक्शन फॉर्म होने के लिए जो डोम प्रोवाइड किए गए हैं, जब इनलेट का जो भी पोर्शन है कि इनलेट की लेवल मैक्सिमम वाटर लेवल पे प्रोवाइड की जाती है और मैक्सिमम वाटर लेवल पे ही डी प्राइमर डोम के ओपनिंग्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सो जब वाटर का लेवल मैक्सिमम वाटर लेवल रिजर्वायर का लेवल मैक्सिमम वाटर लेवल तक पहुंच जाता है उसके बाद डी प्राइमर डोम जो है उनके ओपनिंग्स क्लोज हो जाते हैं और ओपनिंग क्लोज होने के बाद वाटर जो है वो स्पिलवे से फ्लो होना शुरू हो जाता है और जो भी एयर यहाँ पे बची है वो पूरी एयर वाटर के साथ स्पिलवे से बाहर निकल जाती है। ओके, और जब अगेन वाटर लेवल डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होने के बाद डी प्राइमर डोम जो है इसका इनलेट ओपन हो जाएगा और इनलेट ओपन होने के कारण एयर इंट्रोड्यूस हो जाएगी और जैसे ही एयर इंट्रोड्यूस हो जाएगी वाटर का फ्लो स्पिलवे से होना टोटली बंद हो जाएगा। सो ये एक लास्ट फिगर है, इसमें भी हम लोग इसे समझ सकते हैं। So thank you very much. I hope you will understand all these types of spillway. Thank you very much.